तो आज की क्लास में अपने को जो चर्चा करनी है, भारत के भौतिक प्रदेश अपने को पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। अभी अपने भारत के भौतिक प्रदेश में, या आपने एक नाम सुना होगा ना कि इसको भौगोलिक स्वरूप भी अपने कह सकते हैं। भौतिक प्रदेश बोल दो या भौतिक स्वरूप बोल दो या भौगोलिक शब्द ले लो, एक ही बात है। भौगोलिक जो शब्द दिया है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? हेक्सले के द्वारा। हेक्सले एक ऐसा भूगोलवेता है जिसने एक शब्द दिया है, कौन सा? भौगोलिक। और भौगोलिक का या भौतिक का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है भाई? आप राजस्थान में भी भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, भारत के भी भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, है ना? तो भौतिक का शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये शब्द हेक्सले ने दिया है। और उन्होंने जो इसका अर्थ बताया है वो ये बताया है कि जिस प्रकार की भूमि है वैसा ही उसका क्या होना चाहिए? नाम रख दो आप लोग। भौतिक शब्द का अर्थ होता है जैसी भूमि वैसा ही उसका नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक शब्द है कि अपने मरुस्थल जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस क्षेत्र का नाम रखो, क्या रखोगे? मरुस्थलीय प्रदेश। अगर किसी क्षेत्र में मैदान पाए जा रहे हैं तो आप उसका क्या नाम लोगे? मैदानी प्रदेश। और यदि कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें बहुत अधिक भाग पर पर्वतीय पर्वत हो तो आप उस क्षेत्र का नाम क्या रखोगे? पर्वतीय प्रदेश। और अगर कोई क्षेत्र जल के साथ सीमा बना रहा हो तो उसको अपने तट बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है, तट रेखा। तो अगर आप किसी तटीय क्षेत्र में खड़े हो तो उसका नाम क्या रखोगे? अरे बताओ, क्या रखोगे? तटीय प्रदेश। और कहीं अगर आपको छोटे छोटे घने द्वीपों का समूह मिल जाए तो उसका नाम क्या रखोगे? द्वीपीय प्रदेश रख दोगे। तो भौतिक शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसी भूमि वैसा ही उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। तो अब आप देखो कि अब अपने को जानने पड़ेगी स्थल आकृतियों के बारे में, कि स्थल पर जो आकृतियां होती है वो कौन कौन सी आकृतियां होती है। बताओ भाई, स्थल पर कौन कौन सी आकृतियां होगी? या तो मैदान होंगे बेटा, या तो मैदान होंगे। मैदान के अलावा और क्या होंगे बेटा? पठार होंगे। मैदान, मैदान के बाद में पठार। या तो पहाड़ी होगी और या पहाड़ होगा, या पर्वत होगा या पर्वत श्रृंखला होगी, है ना बेटा? या पर्वत श्रेणी होगी, या कार्डिलेरा होगा, या झील होगी, निम्न भूमि होगी, लोलैंड जिसको बोला जाता है। तो ऐसी स्थल आकृति अपने को कहां देखने को मिलेगी? धरातल के ऊपर देखने को मिलेगी। उन्हीं स्थल आकृतियों के आधार पर हम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे। किसका? भौतिक प्रदेशों का। भी अपने को पाया गया कि इतने क्षेत्र पर पर्वत है तो हम उसका नाम रख देंगे क्या? पर्वतीय प्रदेश। तो इन स्थल आकृतियों के बारे में आज की क्लास में जो है वो अपने को जानना है। तो भौतिक प्रदेश में सबसे पहले अपने बात करें प्रोफेसर वाडिया की। प्रोफेसर वाडिया। तो प्रोफेसर वाडिया जो है वो भारत को भूमि के आधार पर केवल 3 भागों में बांटते हैं। भूमि के आधार पर केवल कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। लेकिन पूरे भारत की अगर हम भूमि देखें तो मुख्य रूप से हमारी भूमि के 4 भाग हैं। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भाग मैदानी प्रदेश, तीसरा भाग पठारी प्रदेश और चौथा तटीय प्रदेश। ये 4 ही मुख्य रूप से बांटा गया। तो प्रोफेसर वाडिया ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। लेकिन इसके बाद में कृष्णन एवं चटर्जी, याद रखने हैं ये नाम, कृष्णन एवं चटर्जी, ये आके कहते हैं कि भारत को कितने भागों में बांटा जाए? 5 भागों में बांटा जाए। फिर एक और भूगोलवेता आते हैं जिनका नाम है स्पेट। स्पेट भूगोलवेता ने कहा है कि भारत को कुल 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आपने ये जाना होगा कि जो वीसी मिश्रा है उन्होंने राजस्थान को कृषि या औद्योगिक विकास के आधार पर या जलवायु के आधार पर 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बेटा? 7 भागों में बांटा है। फिर आप पढ़ते हो कि डॉक्टर रामलोचन सिंह है, उन्होंने राजस्थान को 3 श्रेणियां बनाई। कौन कौन से भाग? वृहद प्रदेश,
और इसके बाद में लघु प्रदेश और उप प्रदेश, ये तीन, एक में 12 थे और कईयों में 2-4 ऐसे भागों में बांट दिया, तो ये भी उनका मान्य नहीं होगा। फिर अपन कहते हैं कि एक हरिमोहन सक्सेना आए थे, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को उच्चावच और स्थल आकृति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। जैसे कौन कौन से? मरुस्थल, अरावली और मैदान और पठार, 4 भागों में बांट दिया। तो ये ऐसी की ऐसी जो कहानी है, ये भारत के भूगोल में भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग। प्रोफेसर वाडिया ने भारत को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। कृष्णन एवं चटर्जी ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और आपसे पूछा जाए स्पेट ने कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में इसे क्या किया गया? विभाजित किया गया। दोबारा से एक बार रिपीट करो। भौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसी भूमि वैसा उसका नाम। ये शब्द दिया गया हेक्सले के द्वारा। किसने दिया बेटा? हेक्सले ने ये शब्द दिया था। ठीक है, आप बताओ कि प्रोफेसर वाडिया ने भारत को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। भारत को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4। कृष्णन एवं चटर्जी ने कितने भागों में विभाजित किया? 5। और इसके बाद में स्पेट ने कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। तो पहले हमें वो जान लेना चाहिए कि स्थल आकृतियां होती है वो कौन कौन सी होती है। अभी इसी कक्षा में हम लोग महासागर की जो स्थल आकृति होती है उनकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय उभार, नित्तल का मैदान, गर्त है, कटक है, ग्योट है, समुद्रगिरी है, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। लेकिन वो तो क्या है? ओशियनग्राफी या अपने समुद्र विज्ञान या इसको कहा जाता है, तो उसमें अध्ययन करते हैं। तो अपने को तो अभी तो महासागरों के बारे में इनका पढ़ना है ही नहीं, जल समुद्र विज्ञान नहीं पढ़ना है। अभी तो हमें क्या पढ़ना है? स्थल स्थल पढ़ना है। तो स्थल स्थल की आकृतियां जो है उनका अध्ययन हम पहले करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने करेंगे स्थल आकृतियों से शुरुआत करेंगे। तो आराम से जो सारी स्थल आकृतियां बेटा इनको समझ लेना। पहले मैं आपको स्थल स्थल वाले जो आकृतियां हैं वो कंप्लीट करवा देता हूं और आप समझना। आराम से इसको, कोई चीज ना समझ में आए बेटा तो पूछ लेना मेरे से। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये अपने धरातल की आकृति हो गई। ये जो यहां इधर आप देख पा रहे हो ना, ये क्या बेटा? पानी है। बस यहाँ, तो ये तो कौन सा भाग आ गया? महासागरों वाला भाग आ गया ना बेटा, ये वाला हिस्सा। तो ठीक है, इसी ऊपर वाले सतह को हम क्या बोलते हैं? समुद्र तल। क्या बोला जाता है बेटा इसे? सी लेवल, या इसको बोल देंगे समुद्र तल। ठीक है, ये वाला जो समुद्र तल वाला जो भाग है,
यहां से अगर ऊंचाई, एक चीज देखना, ये भाग इससे तो ऊंचा ही है ना, समुद्र तल से तो ये भाग क्या है, ऊंचा है, ठीक है बेटा। तो अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है, कितनी मीटर ऊंचाई है बेटा इसकी समुद्र तल से, 300 मीटर औसत ऊंचाई होनी चाहिए, 300 मीटर है। और अगर इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है, अगर इस जगह का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो स्थल आकृति है ये क्या कहलाएगी, मैदान कहलाएगी। ये जो स्थल आकृति है ये क्या कहलाएगी बच्चों, मैदान कहलाएगी। तो ये आकृति मैदान कहलाती है। अच्छा, कहाँ रह गए थे भाई आप लोग, इधर आगे आ जाओ दोनों। इधर बैठो बैठो थोड़ा, ये वाले इस पे आ जाओ ना, ये दिखेगा सही फिर आपको। बेटा क्लास को शुरू हुए पता है कितनी देर हो गई, कहाँ घूम रहे थे? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब तो सब खा पी के आए, हाँ, और सो मत जाना फिर, अब खा पी के आए और आराम से सब कुछ, और या नींद आने लग जाए। हाँ बस फिर ठीक है। हाँ क्या लेके आ रहे हो इसका? ठीक है, अब सुनो बेटा सारे, अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे, अभी मत निकालो नोटबुक वगैरह, अभी आराम से समझ लो। तो अगर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर तक अगर ऊंचाई है, और उसका निर्माण स्थल आकृति का नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। समझ में आ गई बात कि मैदान किसे कहते हैं। लेकिन अगला जो आकृति है उसका नाम है क्या, पठार। दूसरी जो स्थल आकृति आप लोग देख पा रहे हो ये है अपना पठार। तो ये जो पठार है, पठार किसे बोलोगे बताओ, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 600 से 900, और ऊपरी भाग क्या होना चाहिए, समतल। अब ये यहां से आप लोग मिलाओगे तो ये तो ज्यादा ऊंचाई है भाग, तो अगर ये ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 है, कितनी है, 600 से कितनी है, 900 है मीटर अगर औसत ऊंची है, और अगर इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी दरारी उद्गार से हुआ है, ज्वालामुखी दरारी उद्गार से हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, पठार कहलाएगा, उद्गार। तो ये वाली आकृति क्या कहलाती है, पठार। तो पठार किसे कहते हैं, 600 से 900 मीटर ऊपर औसत ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर एवरेज होती है, और ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए, समतल। ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए, समतल। तो ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। आगे बात समझ में, ज्वालामुखी दरारी उद्गार हुआ उससे ये आकृति बन गई, ये पठार कहलाएगी। ऊपर से क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, या प्लेटू कह देते हैं इसको, प्लेटू भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगली ऊंचाई की हम लोग बात करें कि अगली जो मुख्य जो इकाई है वो कौन सी है। इसकी ऊंचाई देखो, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई हम लोग अगर करते हैं यहां से यहां तक, अगर ये वाली ऊंचाई हम लोग माने, ये माने तो इतनी ऊंची है, ठीक है, ओके। ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी बेटा बताओ, अगर ये ऊंचाई है 900 से 1800 मीटर तक, कितनी है, 900 से 1800 मीटर तक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पहाड़ी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे। आगे बात समझ में, जैसे अब बताओ, वर्तमान में अरावली की पहाड़ियां हैं या अरावली पर्वतमाला है,
बताओ बताओ, अरावली की पहाड़ियां हैं या अरावली पर्वतमाला है वर्तमान में? अब पर्वतमाला नहीं रही बेटा, अब अरावली की क्या है, पहाड़ियां ही है। पर्वतमाला तो जब ये बनी थी ना प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, प्री पैलियोजोइक बोल दो या एजोइक बोल दो या आद्य ऐतिहासिक जो सॉरी आद्य महाकल्प है, उसके अंदर दो काल आए थे, कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, प्री प्राथमिक एरा भी बोल सकते हो इसको। तो जब ये बनी थी ना तब ये क्या थी, पर्वतमाला, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई उस समय 2800 मीटर थी बेटा, तब वो पर्वतमाला थी। अब तो क्या हो गया, ये कई क्रियाओं के कारण, कई बाह्य बलों के कारण क्या हो गई, अपर्दित हो गई। अब तो ये बची कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है अरावली की औसत ऊंचाई, 930 मीटर है अरावली की औसत ऊंचाई। तो अब मैंने क्या कहा, भी पहाड़ी कहते ही किसको है कि जिसकी ऊंचाई 900 से कितनी हो, 1800 हो। तो मतलब 930 तो 900 के और 900 के और 900 ये 1800 के बीच में ही आएगा, 930 तो, और बीच में आएगा, इसका सेम मतलब क्या हो जाएगा कि अरावली की वर्तमान में क्या है, पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब ये अगर ऊंचाई हो जाए बेटा ये आपकी कि 1800 से 2700 मीटर, 1800 से कितनी हो जाए, 2700 मीटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो समझ में आया क्या कि पहाड़ी और पहाड़ में अंतर क्या होता है। भी हमारे लिए तो पर्वत भी पठार हो सकते हैं, हम तो बस ऊंचा भाग दिखना चाहिए, अपने तो पर्वत या पहाड़ आगे बस एक ही समान है। लेकिन अब पता चला कि पहाड़ी और पहाड़ में अंतर क्या होता है। ठीक है, अगला देखो, अब इनमें और इसकी इसमें बात करें कि अगर समुद्र तल से ये ऊंचाई जो है ना बेटा, ये वाली ऊंचाई जो है वो अगर हो जाए 2700 मीटर से अधिक, 2700 मीटर से क्या हो जाए, प्लस हो जाए अधिक, तो ये क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। और पर्वत की एक विशेषता और होगी, इसकी जो पीक है ना, जो चोटी है वो नोकीली होगी बेटा। समझ गए क्या, इनकी नोकीली हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन पर्वत जो होगा उसकी चोटी कैसी होगी, नोकीली होगी। तो पर्वत किसको कहते हैं बेटा, जिसकी औसत ऊंचाई 2700 से क्या हो, अधिक हो। तो अब मैंने क्या बोला कि अरावली जब बनी थी ना तब उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 2800 मीटर थी। तो 2800 का मतलब क्या होता है, 2700 से ज्यादा, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भी अरावली उस टाइम तो एक पर्वतमाला थी, अब तो क्या रहेगी, अरावली की पहाड़ियां रहेगी। तो समझ में आ गई बेटा इतनी बात। ठीक है, अगर पर्वत, ये तो अकेले अकेले भाग है, अगर इन्हीं पर्वतों की क्या हो, क्रमबद्धता हो, क्या हो बेटा इसमें, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता तो जानती हो, लगातार, और चोटियां यदि बराबर है, चोटियां यदि क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पर्वत श्रेणी बेटा, पर्वत श्रेणी। और अगर इन्हीं पर्वत श्रेणियों का समूह हो, समूह मतलब ये देखो तीन है ना, हमारे हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणियां भी उसमें आती है, पीर पंजाल है, जो भी आप पढ़ते हो, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो ये अगर समूह आ जाए ना, तो समूह आते ही हम इसको क्या बोलेंगे, पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, या इसको पर्वत माला भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है, पता चल गया क्या। ठीक है, अगली बात देखो, आगे वाले जो आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी चोटियां बराबर है, क्या उनकी कोई क्रमबद्धता है, लाइन में है क्या, ये एक जगह पर है क्या, ये नहीं है। अगर ऐसे पर्वत पाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है बेटा कार्डिलेरा। उसे क्या कहा जाता है, कार्डिलेरा। आगे बात समझ में, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी
स्थल आकृतियां कहलाती है। तो हमें राजस्थान में एक तो पर्वत या पहाड़ी ये पढ़ने हैं, तो ये आपको पता चल गए कि अरावली की पहाड़ियां या पर्वत है, ये पढ़ना है अपने को एक वाला पार्ट। तो दूसरा कौन सा पढ़ना है, अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ना है, और अगला कौन सा पढ़ना है, मैदानी। राजस्थान के 4 भाग ही तो हैं, एक भाग बच गया कौन सा, मरुस्थल। ठीक है, वो स्थल आकृति नहीं है, वो अलग क्रिया होती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इनको उचावच कहते हैं। हाँ है डोंगरी की, डोगरी या डोंगरी? हाँ तो डोंगरी की तो पहाड़ियां बोलते हैं ना। हाँ तो वो देख लेंगे उसकी ऊंचाई के हिसाब से, देख देंगे, कोई बात ही नहीं। तो अगर ऊंचाई तो उसकी है ही, तो बस वो देखते अपने को पता चल जाएगा किस में रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डोगरी तो मेरे ख्याल से वृद्ध महिला को कहते हैं ना, इधर से कावाटी साइड में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे अपने, उसकी ऊंचाई देख के फिर देख लेंगे। अब बताओ भाई, कार्डिलेरा क्या होता है? पर्वत श्रेणियां, श्रृंखला, सब समझ में आ गया ये आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बना लो, इसकी फोटो ही बना लो सारे फटाफट, इसकी फोटो ले लो, और बाकी जो है डेफिनेशन की आगे बाद में बात करें। हाँ बिल्कुल, तो फिर वो इनमें ये भी तो होता है ना भी, एक तो समतल मैदानों में ट्रेन चलती है, एक तो समतल मैदानों में ट्रेन चलती है, तो उसका समय क्या उस हिसाब से होगा। और पहाड़ी क्षेत्र में जो चलती है ट्रेनें, उनको समय क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। तो रेलवे विभाग तो कोई अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग टाइम जोन तो निर्धारित नहीं कर सकता ना, तो फिर वो समुद्र तल के आधार पर ट्रेनों की गति या उनके समय का निर्धारण होता है कि फलाने रेलवे स्टेशन से फलाने रेलवे स्टेशन तक इतना समय लगता है। बस ठीक है, ओके ओके। तो अब आपको ये डेफिनेशन अभी ये बना, तो आप लोग घर पे ले जाके लेना, इतने मैं चर्चा कर लेते हैं, उसको आगे थोड़ी बहुत और जो इस्तेलाह करते हैं उनकी बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये भौगोलिक शब्द है बेटा, या ये जो भौतिक या भौगोलिक शब्द, किसने दिया था? हैक्सले ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था ये शब्द? हैक्सले के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेसर वाडिया है, प्रोफेसर वाडिया, इन्होंने भारत को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। भारत को मुख्य रूप से कितने रूप भागों में विभाजित किया जा सकता है बेटा? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि कृष्णन एवं चटर्जी, ऐसे कितने भागों में बेटा? 5 भागों में। और स्पेट ने कितने भागों में बांटा था इसको? 6 भागों में विभाजित किया था। समझ गई? अब ये 6 भाग है कौन कौन से, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला भाग है हमारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। समझ गए बेटा कि जहां पर क्या पाए जाएंगे? पर्वत पाए जाएंगे। वो वाला क्षेत्र कौन सा होगा? पर्वतीय प्रदेश ही होगा ना बेटा। और पर्वतों की, मैंने पर्वत किसको कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से क्या हो, अधिक हो। ठीक है। दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो अब देखो, मैदान आप लोग जानते हो, समुद्र तल से औसत है 300 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग, और निर्माण किससे हुआ होना चाहिए? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होना चाहिए। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। तो पठार जानते हो, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निर्माण होता है। ऊपरी भाग समतल होना चाहिए, 600 से 900 मीटर ऊपर उठा हुआ। प्रायद्वीप कहते हैं ऐसे भूभाग को जिसके 3 और पानी लगता है। जिसके 4 और पानी लगता है वो तो क्या होता है? द्वीप। जिसके 3 और पानी लगता है वो क्या होता है? प्रायद्वीप होता है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चौथे की बात करें अपने, तो चौथा कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? तटीय प्रदेश।
और इसके बाद में पांचवा मरुस्थलीय प्रदेश, और छठा कौन सा हो जाएगा हमारा, द्वीप समूह। ये है। अब इसमें आप लोग बताओ, आपको पता चल गया ना द्वीप का नाम आते कि भी कौन सा प्रदेश, यहां से घने सारे क्या होंगे, द्वीप, यहाँ घना सारा क्या होगा, मरुस्थल, ये क्या होगा, तट होगा, ये पठार होंगे, वो मैदान होंगे, और पर्वत। परिभाषा आपको इनकी पता ही है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक बार, ये अपना महान भारत है। ये लो बेटा, ये अपना भारत है, ओके। और ये जो इसमें अपने को सारे क्या करने हैं, भौतिक प्रदेश बनाने हैं। अब आपको तो पता ही है कहां कहां पर पर्वत है और कहां कहां पर पठार है ना, नहीं पता क्या, तो फिर पता करने से क्या हो जाएगा। प्रश्न आया है क्या कभी इसमें से, भारत के भौतिक प्रदेश में कभी प्रश्न आया है क्या, तो क्या बता, अब की बार आई जाए तो फिर पढ़ना तो जरूरी है। हाँ तो पढ़ लेते हैं बेटा, देखो आपको ऐसे इस प्रकार का अगर मैप आपको मिले ना बेटा, अरे सुन लो, कि ये वाला जो टर्न दिख रहा है ना आपको, ये मोड है, इस मोड को इस मोड के साथ मिला दो, बस यहां से ऐसे मिला दिया, और ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको ऐसे कवर कर दो, इसको इतने को अलग कर दो, इतना ही भाग आपको मिला, ठीक है, ऐसे इसको मिला दिया। इससे ऊपर ऊपर का जो भाग दिख रहा है ना बेटा आपको, ये वाला जो हिस्सा है, तो आपको पता चल गया ना ये कौन से राज्य आगे बेटा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, तो वो वाले राज्य, तो इसका मतलब यहाँ तो क्या होंगे, पर्वतीय होंगे, तो ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, मतलब ये उत्तर का सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वो वाला है। अच्छा सा मैप बना देते हैं आपको, और आराम से समझते रहो। उत्तराखंड, हिमाचल, अब ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहोगे बेटा इसमें, लद्दाख और जम्मू वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना क्षेत्र तो ये पर्वतीय है बेटा हमारा, ठीक है, इतना क्षेत्र तो हमारा ये पर्वतीय है। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र आएगा, ये वाला भाग कौन सा है, सिक्किम वाला हिस्सा हो गया, और ये इधर वाला पूरा हिस्सा, कौन कौन से सेवन सिस्टर में बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और कौन सा हो जाएगा, मेघालय वाला हिस्सा। तो ये सारे का सारा आपको याद रखना है, वो आगे विभाजन कर देंगे, क्योंकि ये भाग लगभग पूर्वी आ रहा है ना, तो इसको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी बोलते हैं अपने। तो ये इतना हिस्सा कौन सा भारत है, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, देखो दूसरा नाम क्या है, विशाल मैदान, यही है, इसको एक बार छोड़ दो, इसको एक बार छोड़ देते हैं। अगला देखो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तीन और पानी। ये पहली कंडीशन तो हमें ये पूरी करनी पड़ेगी कि उसके कितने और पानी होना चाहिए, तीन और पानी होना चाहिए, और दूसरा कितना ऊपर उठा होना चाहिए, 600 से 900 मीटर, तभी तो उसको पठार बोलेंगे, ठीक है, ज्वालामुखी से बना हुआ हो। तो आ जाओ चलते हैं, कि ये देखो यहां पर कौन सा सागर आता है, इधर यहां पर अरब सागर है ना बेटा, यहां पर ये वाला जो सागर है, ये अरब सागर है, और ये वाला जो है ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे कौन सा महासागर आ जाएगा बेटा, नीचे कौन सा महासागर आएगा, हिंद महासागर आ जाएगा।
नीचे आ जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, ये अपना दक्षिणतम भाग हो गया। अब देखो, आपको ये तो पता चल गया ना कि कितने भाग के तीन और पानी लग रहा है। यहां से शुरू कर लो, ये इतने वाला क्षेत्र और ये वाला, इसके तीन और पानी है ना, तो ठीक है। आप लगभग मिलाओ ना, तो गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा लेना, बस यहां से इसको ऐसे मिला लो, कोई बात ही नहीं है। इससे नीचे नीचे का हिस्सा तो बना देते हैं, इतना तो ये भाग हो जाएगा, और बाकी ये वाला जो भाग आप, ये कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा। प्रायद्वीप क्यों कहा गया बेटा इसको? इसके तीन और पानी है। पठार किसको कहते हैं? कितना ऊपर, समुद्र तल से कितना ऊंचा होना चाहिए? 600 से 900। और ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए? समतल। और ज्वालामुखी दरारी उद्गार से क्या हुआ होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। बस, पठारों में ना बेटा सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। तो मैं बता दूं, ये अपना हो गया प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा हो गया। अब अगला जो भाग है मरुस्थल का, अगला भाग कौन सा है? मरुस्थल वाला जो हिस्सा आएगा, तो मरुस्थल को अपने देखना है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ हिस्सा गुजरात का आता है मरुस्थल में, कुछ हिस्सा पश्चिमी राजस्थान का, कुछ हिस्सा हरियाणा का और पंजाब का। ये ऊपर तो मैदान आ जाएगा इतना सा, ठीक है। तो ये वाले हिस्से को अपने कवर कर लेते हैं। ये बालू मिट्टी है बेटे, कौन सी मिट्टी है ये? रेतीली या बालू मिट्टी वाला क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को तो आप पहचान ही लोगे बेटा, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? मरुस्थलीय प्रदेश। यही तो है अपने राजस्थान में मरुस्थल वाला क्षेत्र ही है। बस ठीक है, चार चाहिए। अगला कौन सा भाग था? तटीय प्रदेश। अगला कौन सा भाग था बेटा? तटीय प्रदेश। अब देखो, तट, इसको पास पास वाले क्षेत्र को जो तट बोलते हैं अपने, तो इसके पास पास से एक लाइन बनाते हैं। ये आपका कौन सा प्रदेश हो गया? तटीय प्रदेश। समझ में आ गया भी तटीय प्रदेश कौन सा होगा? ओके। अब अपने देखो सारे भाग हो गए क्या? पर्वतीय प्रदेश नाम लिखते हैं, चलो इनके अच्छे से। उत्तर पर्वतीय प्रदेश वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये लो उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग कौन सा है? ये रहा। तो इसको हम क्या नाम देंगे? मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ये वाला कौन सा सागर है बेटा, बताओ? अरब सागर। ठीक है, नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ
कि ये वाला जो भाग है उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो गया, तो ये वाला भाग खाली पड़ा है, ये कौन सा भाग होगा? उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा ये वाला क्षेत्र। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो लाल रंग में दिख रहा है आपको, इसका क्या नाम रखेंगे? इसका क्या नाम होगा बेटा? तटीय प्रदेश। इसका क्या नाम होगा? तटीय प्रदेश। ठीक है, और बीच वाला जो सफेद वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब एक ही चीज रह गई अपनी, यहां आता है बेटा लक्षद्वीप। ये कौन सा है? लक्षद्वीप। और यहां है पहले तो ये जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी बेटा। और ये वाला जो भाग हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला। कोई क्षेत्र रह गया बताओ? ये आपको पता चली गया ये वाले जो भाग है ये क्या कहलाएंगे? इसी को तो हम क्या बोलेंगे? जो द्वीपों का समूह है वही तो क्या है? ये और वो क्या द्वीप समूह है तो है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश पता चल गया कौन सा होता है। खाली पड़ा है वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। हरा भरा दिख ही रहा है आपको, हरा दिख रहा है ना? ये मैदान है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये तट रेखा है, वो मरुस्थल है। बस इतने तो भाग थे, ये द्वीप समूह हो ही गया भाग। कोई दिक्कत? पहले आप इसको देखो भी, भौगोलिक शब्द दिया हेक्सले ने, जैसी भूमि वैसे ही उसका नाम रखना है, जैसी भूमि वैसे उसका नाम रख देना है। ठीक है, हमने नाम बनाए, भारत को इन्होंने इतने इतने भागों में बांटा, ये भाग है, तो इसमें हम लोगों ने सारी, इसमें देखो, इसमें हमने परिभाषाएं देख ली भी किसको कटक या मैदान किसको कहते हैं, पठार पर्वत जो भी है, तो वो इसमें पता चल गया। ये हमने उसके भाग देख लिए, कितने भाग और कौन कौन से, ये अपने उनका चित्र बना दिया। समझ गए? बनाओ इसकी फोटो। अच्छे से बनाओ बेटा इसकी फोटो, आराम से बीच में से, वहां से बनाओ, उनको बीच में दे दो आराम से। फ्लेक्स वगैरह वो नहीं बनाना। पीडीएफ बना, पीडीएफ किसको बनानी आती है? थोड़ा खड़े होके बनाओ बेटा, इसको पूरा पूरा क्रॉप करके ना इसकी इतनी इतनी बना दो बस। भरे क्या? तो वो तो भरा हुआ है, हरा बच गया ना। हाँ तो बस, अब आप पहले, ये लिखा नहीं है ना स्टार्टिंग वाला किसी ने, इसकी तो फोटो बना ली, तो ये रह गया ना फिर, इसकी बनाई क्या? पर वो देखो, इस पर मैं पेज नंबर लगा देता हूँ बेटा, ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 1 है बेटा। ठीक है, 1 और 2, और ये आपका 3 नंबर पेज है बेटा। 7 को, इस बैच में 7 तारीख तक की तो एडमिशन है बस। 7 को फिर आपको तो बुकलेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो अब आगे, आगे वाला तो बना ही लिया, ये वाला तो हाँ हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं आगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। पहला जो पार्ट है उसको अपने शुरू कर लेते हैं। ठीक है बेटा, भी सबसे पहला पार्ट कौन सा है हमारा? उत्तर पर्वतीय प्रदेश ही तो है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश को पढ़ना है। ठीक है, पानी पिलाओ रे, पानी पड़ेगा।
एक मिनट मनोज जी, वैसे रोक लो ना, एक बार रोक दो, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो समझ गए अपने को उत्तर पर्वतीय प्रदेश को अपने को 3 भागों में कैसे पढ़ना है। हमने, हाँ क्या, पहला ही पहला हमारा देखो, पहला ही पहला भाग है कौन सा हमारा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश ही तो है पहला भाग। तो पहले भाग को हमने शुरू किया, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश टोटल है कितना, इतना है जी। टोटल उत्तर पर्वतीय प्रदेश कितना है, यहां से ये यहां तक पूरा उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। सबसे ऊपरी ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय वाला भाग आ गया, दूसरा हिमालय का, और इसके बाद में पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अब आप सोचो कि अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहली जो हेडिंग लगाएंगे, तो पहली हेडिंग हम किसकी लगाएंगे, पहले किसको पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय को। पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसको, और उसके बाद में इसको पढ़ते ही पूरा क्या हो जाएगा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश पूरा हो जाएगा। फिर हम क्या शुरू कर लेंगे, मैदानी प्रदेश शुरू कर देंगे। ठीक है, बनाओ फोटो, ये नंबर 4। अच्छे से चारों की आपको पीडीएफ बनानी है बेटा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज लगा के और बना लेना, और आराम से ना एक कोई बीच में से खड़े होके अच्छे से बना लो इसकी पूरी की फोटो, ताकि फ्लैश वगैरह ना आए। क्या, इसको बंद कर दो मनोज जी थोड़ी देर, थोड़ी देर कर दो, या कम कर दो इसको। बना ली क्या बेटा, ठीक है। चौथा ही पेज था या 5वां था, ठीक है। आगे देखो, अब अपने को पढ़नी है सिर्फ क्या, ट्रांस हिमालय। अब अपने को कौन सी हिमालय पढ़नी है, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय क्षेत्र आपको पता ही है, ऊपर ऊपर वाला भाग है भारत का, ट्रांस हिमालय का। तो इसको देखो, ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, ये पहले ही इसकी जो बात शुरू होती है वो ये है कि ट्रांस हिमालय, आराम से समझना इसको, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, यह अवसादी व पर्वतदर है। ट्रांस हिमालय जो है ना, ये देखो, ट्रांस हिमालय ऊपर येलो वाला जो भाग है, ट्रांस हिमालय किसका भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जी कि ट्रांस हिमालय जो है वो तो अवसादी और क्या है बेटा, पर्वतदार है, अवसादी और पर्वतदार। अब अपने को यह समझना है कि भी अवसादी क्या होती है और हाँ पर्वतदार क्या होती है, ये अपने को समझना है। तो देखो, अपने को यह समझने के लिए पहले पता होना चाहिए किसके बारे में, किसके बारे में बेटा, चट्टान, या क्या बोलते हैं बेटा अपने, रॉक बोल दो या रॉक्स बोल दो, चट्टाने। ठीक है। अब इसमें चट्टाने कितने प्रकार की होती है आपको पता है, तो चट्टाने कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की चट्टाने होती है। कौन सी, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टान, दूसरी हो जाएगी अवसादी चट्टान, और तीसरी हो जाएगी
कायांतरित बोल दो या रूपांतरित बोल दो चट्टान। ये 3 प्रकार की क्या होती है, चट्टानें होती है। चट्टानें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, आग्नेय की। अब देखो किस प्रकार से चट्टानें बनती है। ये है क्या है बेटा, ये लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर या धरातल है। इस धरातल के नीचे ये है एस्थेनोस्फेयर, जिसको हिंदी में अपने बोलेंगे दुर्लभता मंडल। और ये एस्थेनोजोस्फेयर है ना बेटा, ये वाला भाग, ये अपना धरातल है। इसके नीचे का जो भाग है ना, ये तपत तरल मेघ में से क्या है, भरा हुआ है। मतलब जिसको अपने मेघमा कहते हैं, या धरती पर आने के बाद में इसको क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। इसके नीचे क्या है, ऐसे आग भरी हुई। तो जब ये जो लावा है बेटा, ये जो लावा है, ये दाब के कारण, वो अपने बाद में चर्चा करेंगे भी दाब कैसे बनता है, तो वो अपने बाद में पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप आराम से इतना समझ लो। ठीक है भी, जब ये लावा दाब के कारण कहां आता है, धरातल पर आता है। धरातल पर आ रहा है तो छिद्र उद्गार, मतलब एक छेद से निकलेगा तो ये अधिक ऊंचाई तक जाएगा प्रेशर से, और फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे गिर के, और फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर जमने से ये क्या बन जाएगी, एक चट्टान बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, एक चट्टान बन जाएगी। और ये वाली जो चट्टान बन जाएगी ना बेटा, ये सबसे पहली चट्टानी तो बनी है। ये क्या बनी है बेटा, सबसे पहली चट्टान। भी लावा ऊपर आया और ठंडा होके जम गया, तो ये पहली चट्टान है ना, इसको अपने कौन सी चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। कौन सी चट्टान होती है बेटा, ये आग्नेय चट्टान कहते हैं इसे। ये होती है हमारी आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान जो होती है ना, इसमें रवे होते हैं बेटा। आग्नेय चट्टान में क्या होते हैं, रवे होते हैं। मतलब ये रवेदार होती है। रवेदार का मतलब इन चट्टानों में क्या होती है, गैस की या भाप की गांठें होती है। आपका क्या नाम है, अनीता? अनीता, कई ऐसे पकवान होते हैं ना हमारे रसोई में, कि जिनको जब हम बनाते हैं तो उसमें लगातार अपने को चम्मच घुमाते रहना पड़ता है ना। अगर ना घुमाए तो उसमें गांठें बन जाती है। होते हैं ना कई पकवान ऐसे। हाँ 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 बिल्कुल। तो भी होते तो है ना ऐसे। तो आप सोचो कि भाई ये गर्म लावा जब धरातल के ऊपर आ रहा है, तो क्या ऊपर लोग बड़े बड़े हथियार औजार लेके खड़े हैं कि भाई मिलाओ मिलाओ, इस लावे को मिलाओ, इसमें गांठे न बन जाए? कोई नहीं, ऐसा तो लावे में कौन जा सकता है। तो इसका मतलब है उसमें तो गांठे बनेगी, और उसमें जो वो जम गया, उसके बीच में जो गांठे बन गई, वही तो क्या होती है, रवेदार। तो आग्नेय जो चट्टानें होती है ना बेटा, वो क्या होती है, रवेदार होती है। रवेदार होती है। अब सोचो कि जैसे 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 ये लावा या जो मेग्मा है, ये ठंडा होता जाएगा बेटा। भी जैसे कोई चीज है, कोई ठंडी कोई भी वस्तु गर्म है, वो जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है ना बेटा, सिकुड़ती है। जब ठंडी होगी तो वो, तो ये चट्टान है, इतनी जम गई, मान लो इसके बीच में गैस की गांठें हैं। तो जब ये और ज्यादा ठंडी होगी तो वो सिकुड़ना शुरू होगी, और इसके अंदर जो गैस की गांठें हैं, वो अधिक दाब लगने से क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। छोटा सा गुब्बारा ले लिया अपने हाथ में, दोनों के बीच में हाथ में एक गुब्बारा ले लिया, उसको बांध लिया, फुला रखा है उसको। तो अगर हम ऐसे दबाते हुए चले, वो भी एक गैस की गांठी तो है गुब्बारा जो है, वो अगर उसको दबा दिया तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, फूट जाएगा। तो आप सोच के देखो कि ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान, जब कठोर जो चट्टान है,
आपका भी टाइम हो रखा होगा ना, बस अभी 1 घंटे और पढ़ लेते हैं फिर बस बहुत आज, ठीक है। हाँ मोहित बंद करना बेटा उसे। हाँ तो बेटा वो फूट जाएगी ना। अब आप सोच के देखो, ये कठोर जो चट्टान है, ये अगर इसमें संपीड़न बढ़ेगा तो अगर वो एक गांठ जो है वो टूट जाएगी, टूटते ही चट्टान में तो दरार आ जाएगी ना, चट्टान में तो दरार आ जाएगी भी। ईंट बनती है, ईंट जो होती है, ईंट में जो एक कई बार कंकर जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं, तो ईंट वहां से जल्दी टूट जाती है नहीं टूट जाती, बताओ। तो मेरा कहने का मतलब उस चट्टान में क्या आएगी, दरार आएगी, वो चट्टान टूटेगी। अब ऐसे थोड़ी अभी चट्टान टूटी है तो 2-4 कण ही हुए, ऐसे थोड़ी हो, बहुत सारी मात्रा में बड़े छोटे पत्थर टूटेंगे, टूटेंगे कई दिनों के बाद में। वहां पर मान लो वर्षा हो रही है, तो वर्षा से होते हुए जो छोटे छोटे कण होंगे वो तो उस पानी के बहाव से आगे आ जाएंगे, पानी के साथ बह बह के क्या आएंगे बेटा, आगे आएंगे। अब सोचो कि इसके जो टूटे हुए जो कण है वो आके, पहले बार वर्षा हुई तो यहां जम गए, दूसरी बार वर्षा होगी तो इसके ऊपर एक और परत में जम जाएंगे, तीसरी बार वर्षा होगी एक और परत में जम जाएंगे, और ये जमते जमते ये जो चट्टान बनी है ना, जो आपको परतदार दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कौन सी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। कौन सी चट्टाने होती है, अवसादी। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें जीव जंतु रह सकते हैं क्या, आग्नेय चट्टान में भी बेटा इतना गर्म लावा आया है तो जीव बचे हैं क्या इसके अंदर, रह सकते हैं क्या, नहीं ना। तो इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। जीवाश्म मतलब बताओ कोयला होगा क्या, आग में कोयला बच सकता है क्या कभी, इसके अंदर कोयला पाया जा सकता है, नहीं पाया जाएगा। इसमें पेट्रोल डीजल पाया जा सकता है क्या, नहीं, वो तो होता तो आग से वैसे ही वो नहीं बचता। तो इसका मतलब इसमें तो जीवाश्म नहीं होंगे, लेकिन इसमें तो जीव जंतु जीवाश्म जो भी खनिज है वो पाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अवसादी में। तो ये क्या होती है, देखो एक तो ये अवसादी है और एक क्या है, परतदार है। इसमें क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। जीवाश्म का एक उदाहरण ले लेते हैं कि इसमें क्या मिला अपने को, जीवाश्म ही तो है, कौन सा, कोयला। या तो इस चट्टान की और या इस चट्टान की काया में अंतर, काया मतलब आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में अंतर आ जाना मतलब है कायांतरित। भी काया पलट गई, काया शुद्ध हो गई, मतलब कायांतरित का मतलब क्या है कि आंतरिक भाग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वो तो हो जाएगा कायांतरित। और रूपांतरित का मतलब क्या है, रूप ही बदल गया, तो वो चट्टाने कौन सी होगी, रूपांतरित। तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के जो रूप में अंतर आता है, जो रूप में अंतर आता है उसे ही क्या कहते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे देखो कोयला, कोयला है, कौन सी चट्टान का उदाहरण है बताओ, अरे बोलो कौन सी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और कोयले से क्या बन गया, हीरा, हीरा किससे बना बेटा, तो कोयले के रूप में और काया में, दोनों में क्या आ गया, अंतर आ गया ना, हीरा बन गया। देखो वो तो हीरा बन गया, इसका मतलब काया और रूप दोनों में अंतर है। तो हीरा कौन सी चट्टानों का उदाहरण है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। कोयला कौन सी चट्टान का उदाहरण है, हाँ आई क्या बात समझ में। तो भी अब मैंने क्या लिखा है कि भी ट्रांस हिमालय किसका भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है कि हिमालय का भाग नहीं है, यह अवसादी या क्या है बेटा, परतदार है। अब आप मेरे को बता दो कि जो अवसादी और परतदार जो चट्टाने हैं, इनके अंदर कोयले के भंडार तो पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। तो हमारे उत्तर भारत में ना जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, एंथ्रोसाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं उसमें। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है कि ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर कौन सा कोयला पाया जाता है, एंथ्रोसाइट कोयले का भंडार पाया जाता है। आ रहा होगा समझ में कुछ कुछ बातें, ठीक है बेटा। तो पहली लाइन में कोई किसी को दिक्कत है क्या, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। अब आगे देखो, ट्रांस जो हिमालय है, हाँ अच्छा कुछ पूछ रहे हो क्या,
ट्रांस का मतलब पर्वत होता है बेटा। भी जोड़ने वाला जो होता है ना, ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो उच्च एशिया को जोड़ता है ये, ठीक है। उच्च एशिया से इसकी जो प्रथम श्रेणी है वो जोड़ती है। इसकी फोटो बना लो पीछे वाले की ना आप इतने। हाँ, कहाँ, यहाँ कहाँ मैदान लिखेंगे बेटा? हाँ हाँ, तो ये तो इधर लिखा है लिथोस्फेयर है ये। बस धरातल। अब आगे देखो, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय को बेटा हम 4 भागों में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में पढ़ते हैं बेटा हम? 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला भाग देखो आप इसमें, कौन सी श्रेणी हो जाएगी बेटा? काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय का पहला भाग कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो इसका भाग है वो है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। तीसरा जो इसका भाग है वो है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। और चौथा जो भाग है इसका वो है कैलाश पर्वत। नाम सुना है क्या आपने? कैलाश पर्वत नाम सुना होगा आपने। भगवान शिव कौन से पर्वत पर रहते थे? कैलाश पर्वत पर ही तो रहते थे। हाँ बताऊंगा तो आपको, इसको कई कारण रहते हैं। तो आप मेरे को एक तो बात ये बताओ भी, भगवान शिव कौन से जो है पर्वत पर रहते थे? कैलाश पर्वत कौन से राज्य में है? कैलाश पर्वत जो है वो कौन से राज्य में, बताओ? अरे भारत में है नहीं, तिब्बत में है कैलाश पर्वत, ठीक है। कहाँ है? तिब्बत। मतलब भगवान शिव भी क्या है, जो विदेश में रहते थे, फॉरेनर फॉरेनर थे क्या? हाँ हाँ बेटो, ये तो पक्का, ये मानना पड़ेगा। भगवान शिव बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़े। तो इनके नाम के आगे भी तो सुना, देवों के देव लगता है। देवों के देव कौन है? महादेव। तो फिर छोटी बड़ी बात थोड़ी है फिर। अब आगे देखो, जो ये काराकोरम, अब मैं चित्र में आपको समझाता हूं कि पहले जो हमने चित्र बनाया है वो अभी एक ट्रांस हिमालय का बना देते हैं। देखो ऊपर वाला जो भाग है, ऐसे ही तो है ना अपना मेन भारत जो है, ऐसे तो होगा बेटा उत्तर भारत अपना, लगभग उत्तर भारत की आकृति है। अब इस उत्तर भारत में देखो, हम बनाते हैं पहले पहला हिस्सा। यहां तक तो था ना पूरा ट्रांस हिमालय, तो ये जो पहला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो पहला पहला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग कहलाता है काराकोरम श्रेणी।
ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग क्या कहलाएगा बेटा? लद्दाख श्रेणी। ये वाला भाग हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। इससे नीचे बात करें, कौन से इससे नीचे की बात करें तो ये इतना जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा बेटा आपका? जास्कर जास्कर श्रेणी। ठीक है बेटा, 3 भाग तो ये हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट जो भाग बचा है, इस वाली श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी। इसका मतलब ट्रांस का, हाँ नहीं क्या भारत का क्या नहीं, भारत का बोलते हैं ट्रांस का भाग है तो लिख देंगे हम ऐसे। तो देखो अब यहाँ से ऐसे नेपाल में जाती है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो वो पढ़ते तो है ना भी दुनिया की सबसे ऊंची, भारत में नहीं है तो क्या भाग तो उसी का है। तो एक बार बस उसका नाम जानना है अपने को कि कैलाश श्रेणी। तो अब समझ गए ना भी ट्रांस हिमालय के कितने भाग है? 4 भाग है। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक चीज आप और देखना कि इससे ऊपर का जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, एक बार सॉरी, ये जो आपको भाग दिख रहा है एशिया का, मान लेते हैं ये कोई उत्तरी एशिया का भाग है, वैसे तो ऊपर सारा एशिया ही है वैसे तो, समझ गए मेरी बात को? तो इसको अगर मैं कह दूं कि ये उच्च एशिया का हिस्सा है, ये जो अलग कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? उच्च एशिया। मान लो कि ये ऊपर वाले एशिया का हिस्सा है, तो अब बताओ उच्च एशिया को अपने भारत के साथ कौन सी श्रेणी जोड़ रही है? बताओ बेटा फटाफट भी, अपने बाकी भारत को ऊपर वाले एशिया से कौन सी श्रेणी जोड़ रही है? काराकोरम श्रेणी जोड़ रही है। तो इसीलिए काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है बेटा? इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये उच्च एशिया वाला हिस्सा है। और ये जो श्रेणी आपको दिख रही है कौन सी? काराकोरम श्रेणी। इसको एशिया का मेरुदंड या रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन। समझ गए क्या? उच्च एशिया की रीढ़, मतलब एशिया के साथ बाकी भारत को जोड़ने वाली है कौन सी? काराकोरम। और इस काराकोरम को ना महाभारत काल में इसको क्या कहते थे? इसको कृष्णगिरी कहते थे बेटा। पहले महाभारत काल में इस काराकोरम को क्या कहते थे? कृष्णगिरी कहते थे। तो ये पेज नंबर हो गया हमारा कौन सा? 6। बस बना दो, बाकी की चर्चा जो है वो कल करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, कोई तो लॉजिक हो ही सकता है, कोई क्षेत्र विशेष पर होता है, कोई ना किसी विशेषता में।